नमस्कार। कहानियों का कलरव में आज की कहानी है अगली शताब्दी के प्यार का रिहर्सल। कहानीकार हैं अखिलेश जी। तो चलिए सुनते हैं। विपिन सिंह एडवोकेट के पास अच्छा बैंक बैलेंस था, दिव्य मकान था, 2 कारें थीं। विचारशील ठहरे, इसीलिए उन्होंने कुछ फैक्ट्रियों के शेयर भी खरीद लिए थे। राजनीति में हाथ पांव मार ही रहे थे। उनकी एक पत्नी, एक रखैल और एक बेटी थी, दीपा, जो विपिन सिंह की इकलौती संतान थी। वह एमए में पढ़ती थी। दीपा योग्य, चतुर, सुजान और फैशन में डूबी हुई एक दक्ष लड़की थी। उसकी योग्यता का आलम यह था कि वह चुटुर पुटुर संसार के हर विषय के बारे में जानती थी। जैसे कि वह भूगोल में जानती थी कि संसार का सबसे बड़ा टीला कौन है, या अर्थशास्त्र में जानती थी कि किस देश में कौन सी मुद्रा चलती है। वह दावे से कह सकती थी, मैं जिस कंपटीशन में चाहूँ चुटकी बजाकर आ जाऊँ। इसके बाद वह वाकई चुटकी बजा देती थी और कंधे उचका देती थी। चतुर सुजान इतनी कि कोर्स की अच्छी और दुर्लभ किताबें सहेलियों की सब पढ़ लेती, लेकिन अपनी किताबों के बारे में किसी को हवा नहीं लगने देती। परीक्षा के पहले वह जो पेपर आउट करती अकेले हजम कर लेती, मगर दूसरों से झपट लेती, चाहे इसके लिए उसे लड़कों को प्यार के 2 बोल और लड़कियों को गिफ्ट ही क्यों न देने पड़े। वैसे इसकी वह नौबत नहीं आने देती थी, क्योंकि प्रायः वह अध्यापकों को ही प्यार के 2 बोल और छोटी मोटी गिफ्ट देकर परिपूर्ण हो जाती। अब रही बात फैशन की, तो दीपा की क्या कहें। कोई सहेली या आंटी भाभी क्रेप दी सांस साड़ी का पक्ष लेती तो वह उन्हें यह कहकर ध्वस्त कर देती कि मैसूर सिल्क का नाम बदल लेने से यह कोई नया फैशन थोड़े ही हो गया। वह ट्राउज़र के साथ बुश कोट, मर्जीना सलवार आदि को तो हंसकर उड़ा देती। वह जैन फोड़ा की एरोबिक प्रस्तुति को बकवास कहती, बम्बैया फिल्मों को ऊल जलूल। वह टॉकीज में अंग्रेजी फिल्में देखती तो घर के वीडियो पर फार्मूला फिल्में। वह रविशंकर की संगीत की दीवानी थी, हालांकि पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। उसने कुरासेवा की कोई फिल्म नहीं देखी थी, लेकिन उनकी फ़ैन थी। दीपा को बस 3 चीज़ों का अफसोस था। 1, उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, पढ़ समझ लेती थी मगर बोल नहीं पाती थी। 2, उसका कद छोटा था। 3, इस शहर में स्विमिंग पूल नहीं था। वह जब वीडियो में युवाओं को धड़ाम धड़ाम कूदते और छपाक छपाक नहाते देखती तो रोमांचित होकर उदास हो जाती। लेकिन उसे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल इस शहर में स्विमिंग पूल होकर रहेगा। इसी तरह लंबाई बढ़ाने के लिए वह विटामिन ए के अलावा कई अन्य प्रकार की दवाओं एवं कसरतों का सहारा ले रही थी। रही बात अंग्रेजी सीखने की, तो कई बार उसने सोचा कि 15 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें, स्कूल में दाखिला ले लें, पर ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि वह डरती थी किसी दोस्त ने देख लिया वहाँ जाते तो क्या होगा अपने का। फिर पिता को वह ज़्यादा मानती थी, माँ को कम। पिता उसको बेटा कहते और वह उनकी गर्दन में बाहें डालकर झूल जाती। ओ पापा। एक बार माँ के साथ उसने ऐसा किया था तो माँ ने झटक दिया था, घोड़ी ऐसी हो गई है, ठीक से रह। फिर उन्होंने पिता से कहा, अरे सुनते हो, तुम्हारी यह लायक पहाड़ हो गई है, इसकी शादी ब्याह की फिक्र करो अब। तब दीपा सिंह इंटर की छात्र थी। शादी ब्याह सुनकर पहली बार उसके मन में प्यार का विचार कौंधा। उसने सोचा, अगर शादी ब्याह करना है तो अभी से प्यार प्रारंभ कर देना चाहिए। इतना सोचना था कि उसमें बदलाव आ गया। वह भांति भांति से मुस्कुराने लगी और शरीर को इधर उधर उमेड़ने लगी। वह शीशे के सामने खड़ी हो जाती, छुप जाती और फिर खड़ी हो जाती। बालों को कभी वह किसी तरह झाड़ती, कभी किसी तरह, और कभी वह एकदम से बिखरा देती। तब से अब तक वह 3-4 प्यार कर चुकी थी। आखिरी प्यार उसका इसलिए विखंडित हुआ था कि लड़के के चेहरे पर यकायक मुहासे आ गए थे। अब वह एमए प्रथम वर्ष में पहुंच गई थी।
अतः निर्णायक प्यार करना चाहती थी, यानी कि वह ऐसा प्यार करने की आकांक्षा से ओतप्रोत थी जो विवाह में परिणत हो सके। हालांकि वह इस बात पर भी भरोसा रखी थी कि पिता विपिन सिंह उसके लिए जो लड़के तलाश रहे थे उसी में कोई दुरुस्त प्राप्त हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन प्रेम विवाह की कीर्ति से वह वंचित नहीं होना चाहती थी। इसीलिए उसमें प्रेम की तमन्ना थी। उसके प्रेम का आलम यह था कि वह निश्चय कर चुकी थी कि यदि पिता के रास्ते से हासिल किए गए पति से प्रेमी 19 रहा तो वह पति के रूप में प्रेमी का ही वर्ण करेगी। हाँ, अब अगर बहुत ज़्यादा फासला हुआ तब की बात कुछ और है। तो इस प्रकार पिता जो इस बार एमएलए का टिकट पाने के लिए बेकरार थे, टिकट के साथ बेटी के लिए वर पाने की दिशा में भी सक्रिय थे, और बेटी जी जान से जुटी थी एक प्रेमी को खोजने और पाने के लिए। बीए में दीपा के विषय थे अंग्रेजी, मध्यकालीन इतिहास और भूगोल। तो वह इन तीनों विभागों में साथ ही कुछ अन्य विभागों में आने जाने लगी। वह सहेलियों से मिलने जाती और लड़कों की टोह लेती। अब उम्र के इस दौर में मुहासे आदि का खतरा तो नहीं था, पर क्या ठीक कि क्या हो जाए। वह फूक फूक कर कदम रख रही थी। चौकन्नापन और चतुराई उसकी नस नस में समा गए थे। जब दिल में चाह हो तो राह निकल ही आती है। कर्म करने वाले का भाग्य ही साथ देता है। दीपा को प्यार हुआ जाकर जितेंद्र से। जितेंद्र को प्यार के लिए सुपात्र पाने के कई कारण थे। मसलन उससे विवाह करते समय जाति पाति का कोई लफड़ा नहीं होना था, क्योंकि वह उसी कास्ट का था। दूसरे, जितेंद्र के घर वालों की दशा कुछ खास अच्छी नहीं तो खास बुरी भी नहीं थी। तीसरे, वह ऐसा प्रखर बुद्धिजीवी था जो आईएएस की तैयारी भी कर रहा था। साथ ही कॉलेज के दिनों में बैडमिंटन का खिलाड़ी रह चुका था। वैसे आईएएस की दिशा में भी उसका भविष्य दुरुस्त दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि पिछली और पहली बार ही इंटरव्यू तक पहुंच गया था। असफल होने पर उसने भाग्य को कोसा था और आगे के लिए पढ़ाई में जुट गया था। इस बार भी वह इंटरव्यू तक पहुंच गया था और उसमें सफल होने के लिए कमर कसकर भिड़ा हुआ था। वह लंबा था, गोरा था, घनी मूंछों वाला था। कुल मिलाकर पहली नज़र में वो दीपा के लिए फिटफाट था, जबकि जितेंद्र शुरू शुरू में दीपा को अपने लिए फिटफाट नहीं पाता था, क्योंकि वह उसकी सुंदरता की कसौटी पर खोटी थी। इसीलिए दीपा द्वारा संकेत देने पर भी वह विमुख रहा। पर बाद में उसने विचार बदला। थोड़ा बहुत रोमांस इससे भी कर लेने में हर्ष क्या है, और वह शुरू हो गया। पर जब उसे पता चला कि दीपा इकलौती संतान है और पिता बहुत धनी, साथ ही राजनीति में भी उनके सितारे चमकने के आसार हैं, तो विचारों में आमूल-चूल परिवर्तन आ गया। वह सचमुच दीपा से प्यार करने लगा। प्यार के बारे में जितेंद्र की धारणा थी कि वह तभी सफल होता है जब प्रेमी प्रेमिका से श्रेष्ठ साबित हो जाए। लिहाजा दीपा को हीन सिद्ध करने के लिए उसने उसकी खामियों की खोजबीन शुरू की। उसकी पकड़ में दो सूत्र आए, लंबाई और अंग्रेजी। सौभाग्य से जितेंद्र की लंबाई और अंग्रेजी दोनों ही प्रशंसनीय थी। वह दीपा से रोज मिलता और रोज सलाह देता, अंग्रेजी बोलने की आदत डालो। वह यह कहने से भी बाज नहीं आता कि अगर तुम थोड़ी सी लंबी होती तो हमारी जोड़ी कितनी जमती। इस प्रसंग से दीपा पहले तो खिसियाई, फिर क्रुद्ध हुई। यह घोड़ा तो कुछ ज़्यादा ही तेज दौड़ने लगा है, और उसे जितेंद्र में कुछ खराबियां नजर आने लगी। जैसे उसकी मूछ में एक स्थान पर कुछ ज़्यादा बाल हैं, उसके हाथ मुलायम नहीं हैं, फिर छोटे शहर से आया है, पता नहीं उच्च समाज के बारे में कुछ जानता बूझता है या बस ऐसे ही। उसने एक दिन मुआयना किया। उसने जितेंद्र से पूछा, पॉप म्यूजिक में माइकल जैक्सन और जॉनसन में किसकी क्या चीज़ अच्छी लगती है? वह हड़बड़ाया। आईएएस की तैयारी के सिलसिले में इन दोनों का नाम वगैरह जान गया था, पर बारीक विश्लेषण से अनभिज्ञ था। तभी फिर प्रहार हुआ, और रॉक म्यूजिक की दुनिया में बुश स्प्रिंगस्टीन के यहाँ तुम्हारा फेवरेट क्या है? इसी तरह उससे जॉन ट्रेवल्स और रोजी रोज के बारे में पूछा गया। जब वह असफल रहा तो उसका मजाक बनाया गया।
इससे यहाँ तक पूछा गया कि रॉब लोवे और ब्रूस विलिस में कौन स्त्री है कौन पुरुष। अंत में उससे कहा गया कि वह अभी सोसाइटी के कल्चर को नहीं जानता, इसीलिए इंटरव्यू में असफल रहा। वह स्तब्ध और कुंठित था। दीपा मुस्कुराती हुई घर आ गई। घर में पापा का राजनीतिक जमावड़ा इकट्ठा था। दीपा इन खद्दरधारियों की बड़ी इज्जत करती थी, क्योंकि उसका विश्वास था कि असली पावर इन्हीं लोगों के हाथ में होती है। सीनियर आईएएस तक को डांट लगा देते हैं। वह आईएएस की तुलना में किसी हैंडसम मिनिस्टर से प्रेम करने की अधिक मान्यता देती, लेकिन दिक्कत यह थी कि राजनीति में स्थिरता नहीं होती। आज इस कैबिनेट में कोई है, कल दूसरे कैबिनेट में नहीं है। आज पावर में है, कल अपोजिशन में है। बाबा रे, यह बड़ा झंझट वाला काम है। वह घर पहुंचकर बिस्तर पर गिर गई और मुस्कुराने लगी। उसे बड़ा मजा आया था। होश ठिकाने आ गए होंगे मिस्टर के। उसकी आंखों के सामने जितेंद्र का उदास और खिसियाया हुआ चेहरा था। पहले वह खुश हुई, फिर उसका मन पसीज गया। उसे जितेंद्र पर दया आ गई और उसकी अनुपस्थिति में भी उसे पुचकारने लगी। उसने सोचा, आखिर इतना बुरा नहीं है। अगर वह जैक्सन और जॉनसन के बारे में अपना ठोस मत नहीं बना पाया है तो कोई बड़ी बात नहीं। यह सब तो वह 2 महीने में सीख लेगा। मैं ही सिखा दूंगी। असली चीज़ है आईएएस। उस रास्ते पर फिलहाल वह ठीक जा रहा है, सो चलेगा। उसने होठ गोल कर लिया और सीटी बजाते हुए पैर हिलाने लगी, या पैर हिलाते हुए सीटी बजाने लगी। सीटी बजाती जा रही थी और जितेंद्र के प्रति उसकी दया बढ़ती जा रही थी। बेचारा। उसने तय किया कि कल उसे पुचकार देगी। कल पुचकारने के लिए उसने उसी क्षण योजना बनानी शुरू कर दी। उसने विचार किया, कल कौन सी ड्रेस पहननी है। जब वह अगले दिन वही ड्रेस पहनकर जितेंद्र को मनाने पहुंची तो उसे कोशिश बिल्कुल नहीं करनी पड़ी। हुआ यह कि जितेंद्र ने मान लिया था कि दीपा द्वारा ली गई परीक्षा में वह अनुत्तीर्ण हो गया है। वह निश्चय कर चुका था कि बाजी उसके हाथ से निकल गई है। वह दुखी था कि सोने की चिड़िया हाथ से फुर्र हो गई। इसीलिए जब दीपा को अपने पास देखा और वह भी हल्का हल्का मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी बाँछें खिल गईं। उसने कंठ को भावुक बनाते हुए कहा कि वह उसे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। उसने यह भी कहा कि अब वह मेहनत करके सब जान लेगा और कि दीपा उसे माफ़ कर दे। दीपा ने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं। वह खुश हुई कि अब वह उसे कद और अंग्रेजी की याद नहीं दिलाएगा। अब वह जीवन भर दब कर रहेगा मुझसे। ऐसा ही पति तो वह चाहती है। शायद ऐसे ही किसी दृश्य की कल्पना करने के कारण वह मुस्कुरा उठी। जितेंद्र ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? दीपा ने मुंह चढ़ा दिया। जैसे कक्षा 8 या 9 तक की लड़कियां चढ़ाती हैं। वह खुश हो गया। उसे खुश देखकर दीपा ने पर्स से चॉकलेट निकाली। लो खाओ। वह खाने लगा तो दीपा ने पूछा, इंटरव्यू के लिए तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, और अच्छी चलनी चाहिए। ठीक है, तुम आईएएस में आ जाओ तो मैं पापा से तुम्हें मिलाऊंगी। हम शादी कर लेंगे। जितेंद्र बुझे स्वर में बोला। और यदि ना आया तो पापा से नहीं मिलाओगी? नहीं आओगे तो भी तुम्हारे पास एक चांस और रहेगा। उसमें भी नहीं आया तो? तुम इस तरह सोचोगे तो सचमुच नहीं आओगे। तुम यह सोचो कि तुम्हें हर हालत में आईएएस ऑफिसर होना है, होना ही है, समझे? वह निरुत्तर हो गया। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर सोचा और बोला, शादी के बाद 2 महीने कुछ नहीं करेंगे। हम बस इंडिया घूमेंगे। ठीक है, पर तुरंत हमारे पास पैसे कहाँ से होंगे इतने? तुम इसकी चिंता मत करो। पापा किस लिए हैं? अच्छा, तुम्हारे पापा के पास क्या बहुत पैसा है? वह चौकन्ना हो गया। और नहीं तो क्या। कितना होगा? वह सतर्क लापरवाही से बोला। तुम बतलाओ कितना होगा? उसके होठ वक्र हो गए। 40-45 लाख। बस इतना ही? बस सुनकर जितेंद्र की प्रसन्नता से छाती फूल गई। उसने कहा,
देखो दीपा, हमें शादी तो कर ही लेनी चाहिए। शादी के बाद आईएएस की तैयारी के लिए मुझे और अधिक शक्ति मिलेगी। तुम मेरी शक्ति हो दीपा। दीपा ने मन में कहा, अपने को बहुत चालू बनते हो बच्चू। लेकिन ऊपर से वह बोली, अभी शादी न ब्याह, अभी तुम्हें बस एक चीज़ देखनी चाहिए, आईएएस। वह समझ गया दाल नहीं गलने वाली। वह दुखी हो गया, लेकिन उसने ठान ली कि जैसे भी हो विपिन सिंह एडवोकेट के समस्त धन दौलत को हड़पना है। आईएएस में आ गया तो वाह वाह, नहीं तो भी चाहे जिस तरीके से सब कुछ पा लेना है। लेकिन पाने का एक ही चारा था कि दीपा से विवाह हो जाए। पर वह मछली पानी से बाहर झांकने तक का नाम नहीं ले रही थी। अगर वह आईएएस में ना आया तो, या इसी बीच किसी आईएएस ऑफिसर से पट जाए तो। उसे पसीना आ गया। वह इटलाती हुई दीपा को जाते हुए सूनी आंखों से देखता रहा। जब वह ओझल हुई तो उसमें आत्मविश्वास का संचार हुआ। उसने अपनी आत्मा से कहा, मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है। मैं कल से ही ऐसा दांव पेच खेलूंगा कि आईएएस में आऊं या ना आऊं, दीपा को शादी करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए क्या किया जाए? उसे दो उपाय कौंधे। एक, अपने प्रेम की चर्चा को जगह जगह फैला दिया जाए, यानी कि अपने साथ दीपा के नाम को इतना बदनाम कर दिया जाए कि उसके पास शादी कर लेने के सिवा कोई सूरत ना बचे। दो, दीपा से शारीरिक संबंध कायम कर लिया जाए और इस बात के सबूत भी सहेज लिए जाएं। वह हंसा। तब तो उसके सम्मुख और कोई रास्ता ही नहीं होगा। अगले दिन से ही वह अपने अभियान में जुट गया। उसने कुछ सत्य, कुछ कल्पना का सहारा लिया, कुछ खुद, कुछ दोस्तों को सक्रिय किया। नतीजतन विश्वविद्यालय से लेकर शौचालय तक में जितेंद्र दीपा की जोड़ी मशहूर होने लगी। कुल मिलाकर जितेंद्र ने जनजीवन को यह विश्वास दिला दिया था कि वह और दीपा शादी होने से पहले शादीशुदा हैं। जनजीवन और राजनीति का संबंध पानी और काई का होता है। इसीलिए चर्चा उड़ते उड़ते विपिन सिंह एडवोकेट के पास पहुंची तो उन पर वज्रपात हुआ, क्योंकि वह इस हिकमत में थे कि दीपा की शादी किसी तरह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे से हो, ताकि टिकट मिलने की उम्मीद और बढ़ जाए। इस जुगत के लिए वह काफ़ी मशक्कत कर रहे थे। आशा थी कि अध्यक्ष जी के भतीजे से दीपा की बात पक्की हो जाएगी। लेकिन वह यह क्या सुन रहे हैं? उनकी बेटी ने यह क्या लफड़ा कर डाला? उन्होंने पत्नी से राय बात की तो उन्होंने कहा, ठीक तो है, अपनी जात है, घर द्वार बढ़िया है, कर दो ब्याह। अब वह कैसे समझाएं पत्नी को? या तो निपट गंवार है। उन्होंने सीधे बेटी से बात करनी मुनासिब समझा। वह बात करने के लिए उठकर जाने लगे कि कुछ छुटभैया नेता आकर दरबार में बैठ गए। लेकिन उन्होंने उनसे बैठने को कहा और भीतर आ गए। वह हर हालत में बेटी से मामला रफा दफा कर लेना चाहते थे। बेटी ने सुना तो आंखें चमक गई। हमारे चल रहे प्रेम में विद्रोह नहीं था, अब उसे भी होने का अवसर मिल गया है। वह विद्रोह कर बैठी। पापा, मैं शादी करूंगी तो जितेंद्र से ही करूंगी। वह थोड़ा डरी भी। अगर आईएएस में नहीं आया तो? खैर, उसने मोर्चा ले ही लिया था। उसने पाया अभी तो जो कुछ पापा से कहा है बड़ी बहादुरी की बात है, अतः वह बड़ी वीर है। वह इसलिए भी अध्यक्ष के भतीजे से विवाह के खिलाफ थी कि उसे एक बार पापा के पास देखा था। उसके बाल उड़ गए थे और तोंद निकल आई थी। वह 100% भोदू लगा था। कहने का मतलब जो भी हो, उसने विद्रोह कर दिया था और उसे बड़ा मजा आ रहा था। वह इन दिनों अपने आप को किसी प्रेम कहानी वाली बम्बैया फिल्म की हीरोइन समझ रही थी। वह मस्त थी कि उसका प्रेम सार्थक हो गया, पर वह चैतन्य भी थी कि जितेंद्र को विद्रोह के इस प्रसंग की हवा बिल्कुल न लगने पाए, क्योंकि खुदा न खास्ता वह आईएएस में ना आया तो। जितेंद्र था कि प्रेम को प्रचारित करने के सफल अभियान के बाद शारीरिक संपर्क की मुहिम में प्रयत्नशील था। वह इस परिणाम से भी संतुष्ट था कि प्रेम संबंध के जगह जगह खुल जाने का दीपा ने बुरा नहीं माना, बल्कि वह मगन थी कि उसका कितना नाम हो रहा है। वह कहती, तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर दूसरे मोर्चे पर बेड़ा पार नहीं हो रहा था।
वह शारीरिक संबंध के मसले पर खटाई की तरह रूखी होकर अकड़ जाती थी। आध्यात्मिक प्रवचन करने लगती। कहती, प्यार तो दो आत्माओं का मिलन होता है, बस। इस बस से वह निढाल हो जाता। जैसे जैसे इंटरव्यू की तिथि आती जा रही थी, दीपा की उत्सुकता और जितेंद्र की असहायता बढ़ती जा रही थी। वह अब 19 घंटे पढ़ रहा था। वह दृढ़ प्रतिज्ञ था कि इस बार आईएएस में आना है और दीपा को पाना है और विपिन सिंह एडवोकेट का घर जमाई बनना है। वह 19 घंटे पढ़ रहा था और भविष्य में 21 घंटे तक पहुंचने के मंसूबे में लैस था। उसकी आंखें लाल रहती। वह सोता नहीं था, और यदि सोता था तो दो तरह के सपने देखता। एक देखता कि वह ऐसा आईएएस है जो पोस्टिंग के पहले ही करोड़पति हो गया है। दोस्त आते हैं तो वह पूछता है, आप किस देश की विस्की लेंगे? दूसरा सपना यह था कि अखबार में उसका नाम नहीं है और दीपा ने हंसकर उस पर थूक दिया है। वह थूक को पोंछते हुए जग जाता और बिजली जलाकर पढ़ने लगता। वह साधु हो गया था। घनघोर तपस्या करके स्वर्ग की मंजिल तक पहुंचना चाहता था। विपिन सिंह एडवोकेट भी बेचैन और परेशान थे। प्रत्याशियों की सूची जारी होने वाली थी। पता नहीं क्या होगा। अगर पार्टी अध्यक्ष के भतीजे से बेटी का रिश्ता हो गया होता तो टिकट पक्का था। वैसे उम्मीद कम नहीं। जितनी ताल तिकड़म हो सकती थी हो गई। अब फैसला भगवान के हाथ में। सभी की तरह विपिन सिंह को भी उम्मीद थी कि वह टिकट पाने के प्रबल दावेदार हैं। फिर भी उनमें रह रहकर जितेंद्र के लिए क्रोध की ज्वालामुखी फूट पड़ती थी। क्या कमीना न जन्मा होता तो जो थोड़ी बहुत शंका है टिकट को लेकर, वह भी न रहती। पर धन्य है बेटी, धन्य है वह जितेंद्र। दीपा सांस रोककर सब देख परख रही थी। उसने जितेंद्र से मिलना जुलना कम कर दिया था। कम क्या, लगभग बंद। कारण बताया था कि मिलने पर पढ़ाई से उसका ध्यान बटेगा, लेकिन असल में इसलिए कन्नी काट रही थी कि वह आईएएस में नाकामयाब हो तो छिटक कर दूर हो जाने में मुश्किलों का सामना न करना पड़े। इन दिनों वह कुछ पछतावे में थी। पछता रही थी और अपने दिमाग को कोस रही थी कि उसी एक को क्यों प्यार किया। माना कि प्यार एक से किया जाता है, पर अन्य दो चार लोगों से रब्त जब्त कर देने में क्या जाता था। निरी बुद्धू की बुद्धू रह गई। ऐसा होता तो आज कितनी निश्चिंत होती। या आईएएस में नहीं आया तो वह सही, वह नहीं आया तो वह सही, पर अब तो इसी पर फिलहाल सब्र करना था। वह भय से सिहर जाती। अगर नहीं आया इंटरव्यू में तो फिर नए सिरे से किसी से अफेयर चलाना पड़ेगा। उफ, उसने निश्चय किया ऐसी स्थिति में एक इकलौता प्यार नहीं करेगी। उसे पापा पर गुस्सा आ रहा था कि अपनी राजनीति में इस कदर डूब गए हैं कि बेटी की कोई फिक्र नहीं। एक बात चलाई भी तो उस भोंदू से। पर यदि पापा को टिकट मिल गया तो, पापा मिनिस्टर हो गए तो, पापा के डिपार्टमेंट में भी तो कुंवारे आईएएस होंगे। पर मिनिस्टर बनने में तो बड़ा टाइम लगता है। तब तक तो अपन को नहीं चल पाएगा। वह घबराहट और उदासी से भर जाती। फिर सोचती, बेमतलब परेशान हो रही है। अरे, यह अपना जितेंद्र ही आ जाएगा, यही हो जाएगा आईएएस। जितेंद्र उसे बहुत प्यार करने लगता। कितना तो लंबा है वह, हाउ हैंडसम। वह ईश्वर से प्रार्थना करती कि जितेंद्र को सफलता दे। जितेंद्र ने अपने को पढ़ाई की कोल्हू की बैल में पूरी तरह से जोत दिया था। वह जुटा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता इंटरव्यू की तिथि हाजिर हुई। अधिकारी होने की अभिलाषा और ससुराल की संपन्नता ने उससे इंटरव्यू में धकाधक सटीक जवाब दिलवाए। इंटरव्यू देने के बाद वह ऐसे निश्चिंत सा हो गया था, लेकिन अनहोनी भी हो सकती है, यह सोचकर अगले चांस की तैयारी भी उसने शुरू कर दी। दीपा ने पापा से मिलवाने की बात पर कहा था कि यह चांस नहीं तो अगला चांस। हालांकि उसकी धारणा थी कि अगली बार की फजीहत में नहीं पड़ना पड़ेगा, इसीलिए तैयारी करते हुए वह मूलतः इंतज़ार कर रहा था। वे सब इंतज़ार में थे। जितेंद्र इंटरव्यू देकर परिणाम की बाट जोह रहा था। देख रहा था आईएएस और पति एक साथ हो गया है। इस बात से फूल रहा था कि नौकरी और ससुराल दोनों से धन बटोर रहा था। अब उसे चिंता होनी शुरू हो गई थी कि पत्नी इतनी सुंदर नहीं है, पर वह चिंताओं को झटक कर निश्चिंत हो जाता
कि सुंदरियों की क्या कमी होगी उसे। राग रंग की नौका पर सवार होकर आनंद के पानी में सैर कर रहा था वह। सचमुच उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ था, पर कितना भी अच्छा हो, धुक की एक अविराम घड़ी उसके भीतर डोल रही थी। वह परेशान और प्रसन्न एक साथ था। विपिन सिंह ने भी उम्मीदवार सूची की घोषणा के लिए पलक पावड़े बिछा रखे थे। वह विधायक विधायक से मंत्री और फैक्ट्रियों के मालिक होने के स्वप्नदर्शी हो गए थे। ख्यालों का स्वेटर बुनते हुए देख रहे थे कि अपनी रखैल को एक मकान खरीदकर चाबी उसके हाथ में दे दी है। वह सोचते बीवी के बाल कटाकर कार चलाना सिखाएंगे। मौजूदा कार वही चलाएगी, अपने लिए गाड़ियां तो सरकारी होंगी। उन्होंने तय कर लिया था कि बेटी को राजनीति में उतार कर विरासत की वैतरणी पार कराएंगे। शादी का क्या है, आईएएस से करेगी तो कौन बुरा है। इस बात से उन्हें बेटी पर प्यार आया और सोचने लगे जुगत करके उसकी शादी में पूरा प्रदेश मंत्रिमंडल जुटा देंगे। वह सुख के समुंदर में गोताखोरी करते जा रहे थे। बेटी थी तो वह भी उत्तेजित। जितेंद्र ने बताया था इंटरव्यू खासा ठीक हुआ है, सो उसने अभी से अपना नामकरण मेम साहब कर डाला था। वह खुश होती यह सोच सोचकर कि सालों हो जाएंगे कोई उसका नाम नहीं पुकारेगा। जिधर देखो उधर मेम साहब की धूम। अभी माली को डांट रही है, अभी ड्राइवर को। इस पर गुस्सा हुई, उसको फटकारा। यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता की निर्णायक है, वहाँ टूर्नामेंट में इनाम बांट रही है, कहीं उद्घाटन कर रही है तो कहीं समापन। वह मुस्कुराती, एक से एक लंबी औरतें उसकी चापलूसी कर रही हैं। वह उन पर बिगड़ रही है, झिड़क रही है कि चापलूसी क्यों करती है, पर लंबी लंबी औरतें हैं कि चमचागिरी से बाज नहीं आती। क्या मजे की बात है। पापा मिनिस्टर और जितेंद्र ब्यूरोक्रेट द ग्रेट। नहीं, वह जितेंद्र नहीं, जीतू बोलेगी। पर अपना या जीतू फेल हो गया तो? डर कर उसकी आत्मा कुड़कुड़ करने लगी। वह रोज ईश्वर का नाम लेकर अखबार खोलती। मुमकिन है कि रिजल्ट आया हो और उसमें उसके जीतू का नाम हो। उस दिन अखबार खुला तो आईएएस का नहीं, पापा का रिजल्ट था। उम्मीदवारों की अंतिम सूची। विपिन सिंह का पत्ता कटकर निर्जन में उड़ रहा था। वह सन्न हुई और पापा के पास पहुंची। पापा कल से ही कमरे में बंद थे। कोई भी हो भीतर आने से रोका था, पर दीपा थी तो दीपा। उसकी पुकार पर दरवाज़ा खुल गया। उनका चेहरा फूला था और आंखें लाल। दुख और अपमान की ज़्यादा खुराक ने उनमें सूजन ला दी थी। बेटी को देखकर इतने कातर हुए कि फपक कर रो पड़े। दीपा ने कहा, रोते नहीं पापा, रोते नहीं, हौसला रखते हैं। वह बेटी के प्रति उदार हो गए। मुंह से निकला, वह तैयार हैं जितेंद्र से उसकी शादी के लिए। दीपा पहले तो घबराई, पापा की तरह ही जीतू का भी रिजल्ट हुआ तो? फिर संभल कर बोली, पापा यह ऐसी बातों का वक्त नहीं, इस समय तो हम आपके चेहरे पर स्माइल देखना चाहते हैं। हंसो पापा। विपिन सिंह बरबस मुस्कुरा उठे। तब उसने सोचा, चलो तुरंत तो यह शादी वाली बला टली। जब तक पापा फिर पूछेंगे, जीतू का रिजल्ट आ जाएगा, देखो क्या रहता है उसमें, पास या फेल। उसका दिल धड़ धड़ करने लगा। एक दिन पापा ने कहा, जितेंद्र से तुम शादी कर सकती हो, कब करोगी? सुनकर दीपा फूट फूट कर रोने लगी। वह घबराए। क्या हुआ, क्या हुआ? दीपा परेशान, कैसे कहे कि जीतू आईएएस में नहीं आया, इसीलिए नहीं करेगी शादी। रिजल्ट की याद से वह अधिक जोर से रोने लगी। पापा और घबराए। क्या हुआ, क्या हुआ? माँ भी आ गई। काहे को रोती है, काहे को रोती है? दीपा को लगा वह व्यू में फंस गई है, सवालों के तीरों से घिरी है और रास्ता अनजान। अभी वह चौंकी, चमकी और मुस्कुराई। एक जवाब सूझ गया। बोली, पापा मैं एमफिल करने के बाद करूँगी मैरिज। पापा बोले, धत तेरे की, बस इतनी सी बात? मम्मी बोली, हाँ हाँ, और थोड़ी घोड़ी हो जाए। वह भुनभुनाती हुई वहाँ से खिसक गई। पापा भी चले गए। उन्हें रखैल के पास जाना था। अकेली रह गई। उसे जितेंद्र में खोट ही खोट नजर आए।
चुप रहने पर भी कभी कभी उसका मुंह खुला रहता है। कपड़े तो जाने कैसे पहनता है। कितना खराब कलर सेंस है उसका। आंखों के नीचे की हड्डी कितनी चौड़ी है। टाई नहीं लगाता, तभी तो आया नहीं इंटरव्यू में। कुछ ज़्यादा ही लंबा है। चलता किस तरह है, चप्पलें घसीटते हुए। अंग्रेजी अच्छी है, चलो मान लिया, पर उच्चारण पब्लिक स्कूल के लड़कों वाली बात कहाँ। थैंक गॉड। चलो अच्छा हुआ, बचा लिया तुमने मेरी लाइफ चौपट होने से। 2 ही नंबर से सही, आया तो नहीं आई है इसमें, पर अगली बार आ गया तो। उसे लगा जितेंद्र के साथ बेइंसाफी कर रही है। इतना बुरा नहीं जितना वह समझ रही है। उसने योजना बनाई। जितेंद्र को प्यार के झूले पर मध्यम झुलाती रहेगी। अंग्रेजी, मध्यकालीन इतिहास और भूगोल विभागों में जाकर प्रतिभावानों को चॉकलेट टॉफ़ी खिलाएगी। उनमें से कई से एक साथ चक्कर चलाएगी। पार्टियों में जाना ज़्यादा होगा। वहाँ कुंवारे आईएएस को खोजेगी और पटाएगी। पटाकर ही दम लेगी। फ्रेंड की मार्फत पापा से कहलाएगी। इस बार के आईएएस की लिस्ट देखे और अपन के लिए ट्राई मारे। आखिर पापा की प्रॉपर्टीज़ भी कोई चीज़ है। उसने निर्णय लिया कि देर ठीक नहीं, जुट जाना है पक्के इरादे से। कल से, मंडे से। कितना अच्छा दिन है। मंडे को फास्ट भी तो है उसका। उसे दृढ़ विश्वास था कि आईएएस से मोहब्बत की क्रिकेट में शिवजी और पापा नाम के अंपायर उसकी सेंचुरी जरूर लगवाएंगे। अगले दिन जब जितेंद्र से मिलकर प्रेम से बोली तो वह चकित हुआ। विस्फारित सा बस देखता रहा दीपा को। उसे लगा 5 उंगलियां घी में हैं। उसने पाया कि गुंजाइश अभी भी है और मगन हो गया। मन ही मन कहा, शादी हो जाने दो, तब गिन गिन कर बदला लूँगा। ऐसा रुलाऊंगा कि उसकी इच्छा हुई कि ठहाका लगाकर हंसे। तो ये थी कहानी अगली शताब्दी के प्यार का रिहर्सल। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।